नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। महाराष्ट्र में हर दिन नया सियासी भूचाल आ रहा है। कल तक परमबीर सिंह की चिट्ठी और उसमें लगाए गए 100 करोड़ की उगाही के आरोप बवाल मचाए हुए थे। आज देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर फिक्सिंग का खेल हो रहा है। आईपीएस रैंक के अधिकारियों से लेकर सब इंस्पेक्टर तक सब मनमाफिक ट्रांसफर करा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का यह भी दावा है कि उनके पास आरोपों को साबित करने लायक पर्याप्त सबूत है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाआघाड़ी सरकार को महावसूली सरकार बता दिया है। उधर एनसीपी सवाल पूछ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के पास गोपनीय दस्तावेज कहां से आए हैं, यानी एनसीपी भारतीय जनता पार्टी पर विवाद की फिक्सिंग का आरोप लगा रही है। हैरानी यह है कि सब सच बोलने का दावा भी कर रहे हैं, सब सबूत भी दिखाने को तैयार है और सब खुद को पाक साफ भी बता रहे हैं। तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? आर पार में इसी मुद्दे पर होगी गहरी पड़ताल। ट्रांसफर का खेल, किसका किससे मेल, महाराष्ट्र में सब गोलमाल है। आज का आर पार इसी पर, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या बिजनेस चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अब सुनो कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर क्या कुछ खेला हो रहा है। आज इस पर बड़ा सवाल हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है देवेंद्र फडणवीस की, वो वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है। और देवेंद्र फडणवीस वहां नहीं रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दिल्ली की फ्लाइट ली और वो गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव से उन्होंने मुलाकात करी और दस्तावेज और एक पेन ड्राइव खबर मिल रही है सौंपी गई है। उस पेन ड्राइव में बहुत कुछ है, लेकिन आखिरकार पूरा मामला क्या है, आज आर पार में इसकी संपूर्ण पड़ताल होगी। स्वागत है आपका देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिबेट शो में आर पार में। इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र की और देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। महाराष्ट्र में सचिन वाजे से शुरू हुई कहानी की आंच अब अनिल देशमुख के इर्द गिर्द बढ़ रही है। कल शरद पवार ने कहा था अनिल देशमुख 15 फरवरी से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे। आज देवेंद्र फडणवीस ने इस पर सवाल उठाए। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं। कोई भी मूवमेंट नहीं थी। उन्होंने भ्रम निर्माण करने के लिए इस तरह के पुलिस रिकॉर्ड से लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इतना ही नहीं, बात अब 100 करोड़ की उगाही से आगे बढ़कर कथित ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों तक पहुंच गई है। माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी गई कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगाने, कंप्लीट इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया और 25/8/2020 को यह रिपोर्ट सीओआई ने, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने डीजी साहब को दिया और डीजी साहब ने 26 तारीख को उन्होंने, डीजी साहब ने उस समय के एसीएस श्री सीताराम कुंटे जी को यह फॉरवर्ड किया। सबसे पहले जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है उसमें 80% नाम ऐसे हैं जिनकी बदली नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जिसे लेकर वो आज केंद्रीय गृह सचिव से भी मिले। एनसीपी अब फडणवीस पर ही कार्रवाई की बात कर रही है। गैर कानूनी टेप अगर उनके पास है 6 घंटे की, 6000 घंटे की, वो दें। वे गैर कानूनी तरीके से कोई भी टैप फोन होता है वो गुनाह है, इसीलिए साइड पोस्टिंग दी गई। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी और वो छोटे मोटे ऑफिसर्स की भी नहीं,
बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की भी। कथित ट्रांसफर पोस्टिंग के घोटाले की कहानी भी समझ लीजिए। देवेंद्र फडणवीस के आरोप हैं कि आईपीएस रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर पोस्टिंग धांधली की पोल खोली थी। कुछ कॉल इंटरसेप्ट करने के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। रश्मि शुक्ला ने डीजी को धांधली के बारे में बताया। डीजी ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी दी गई। देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि इस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई उल्टे रश्मि शुक्ला के खिलाफ ही कर दी गई। सवाल कई हैं। हर खेमा सच बोलने का दावा कर रहा है, लेकिन असल में सच है क्या, ये आना जरूरी है। महाराष्ट्र के इसी सियासी बवाल पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। और अब वक्त है विश्लेषण का। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाले आरोपों का विश्लेषण क्या है। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गेम है, ये बहुत बड़ी होती है किसी भी सरकार के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का जिक्र किया। फडणवीस का आरोप है कि रश्मि शुक्ला ने पूरे धांधले का, इस पूरे घटनाक्रम का भांडाफोड़ किया था। उसकी चिट्ठी की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है, मेरे टेबल के ऊपर। उचित इजाजत के बाद कुछ लोगों के फोन टैप किए गए। फोन टैपिंग में कुछ अधिकारियों और नेताओं के नाम सामने आए हैं। फडणवीस का आरोप, राज खुलने के डर से रश्मि शुक्ला पर ही उल्टा कार्रवाई हो गई, जो जांच कर रही थी, जिसने पूरा बताया कि देखिए कुछ गोलमाल हो रहा है, उसी पर उल्टा कार्रवाई कर दी गई। देवेंद्र फडणवीस के आरोप गलत है तो सीबीआई जांच से परहेज क्यों है? ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर कुछ छुपाया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और इस समय आसाम में मौजूद है बीजेपी के मीडिया प्रभारी गौरव भाटिया मौजूद है। मेरे साथ खास तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया। आज मेरे साथ महेश तपासे मौजूद है, जो कि एनसीपी के मीडिया सेल के हेड भी हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी मौजूद है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले महेश भाई आप ही का रुख करता हूं। महेश तपासे, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल आपसे, जब अघाड़ी की सरकार बनी थी तो आपका दावा था कि विकास के लिए, महाराष्ट्र के लिए हम शिवसेना जैसी पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए हम समझौता कर रहे हैं। लेकिन परतें जब खुल रही हैं तो समझौता क्या वसूली के लिए हो रहा था? पहले 100 करोड़ रुपए का आरोप और अब ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है एनसीपी के लिए? शिवसेना कांग्रेस से ज्यादा ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट एनसीपी के लिए है, क्योंकि गृह मंत्री आपके कोटे के हैं और आप कह रहे हैं हम रिजाइन भी नहीं दिलवाएंगे। महेश तपासे। अमित जी, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा, ये अपेक्षा करता हूं आपसे। सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट भारतीय जनता पार्टी को है कि पिछले 1.5 साल से कोशिश करने के बाद भी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं गिर रही। एक से एक बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, उसको मीडिया में फैलाया जा रहा है और इस सरकार का प्रामाणिक रूप से मीडिया ट्रायल लिया जा रहा है। अब जिस पोस्टिंग के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, उस पेस्टिंग के चक्कर में कुछ लॉबिस्ट यंत्रणाएं शायद काम कर रही थी। जो भूतपूर्व स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला जी हैं, उन मैडम ने उनका रिकॉर्डिंग किया और उन्होंने जो पत्र डीजी को लिखा, उस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि 2017 में इसी प्रकार का एक लॉबी करने वाला ग्रुप था जो अधिकारियों की ट्रांसफर करने में सक्रिय था और 2017 में हमारी सरकार नहीं थी। तो एक समझ लीजिए कि सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या महाविकास आघाड़ी सरकार की हो या अन्य किसी पार्टी की हो, वहां पे लॉबिस्ट वाली सरकार के अंदर कुछ लॉबी करने वाले लोग रहते हैं। जी बिल्कुल आपने पत्र को, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने पत्र को एग्जैक्टली 1 सेकंड महेश, मैंने आपको 1 मिनट दिया, मेरे को 20 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। महेश रुकिए, आपने पत्र का एक भाग कोट किया, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या लिखा था रश्मि शुक्ला ने। रश्मि शुक्ला ने लिखा था कि जून 2017 में जब ऐसी वारदात हुई थी तो मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी थी 419 में, 462 में, 462 में, 467 में, 468
164 में, 471 में, 170 में, 511 में और 34 आईपीसी की धारा 120B और 66D आईटी एक्ट के तहत क्या इस पत्र में लिखा था कि नहीं लिखा था? जवाब दीजिए। रश्मि शुक्ला के पत्र की कॉपी मेरे पास भी है। इस पत्र की कॉपी में साफ तौर पे लिखा है कि तब हमने एफआईआर रजिस्टर करी थी। अब आपने कितनी एफआईआर रजिस्टर करी जब ये पत्र लिखा गया? मेरे पास डेट है 25/8/2020, 25 अगस्त 2020 को जब ये पत्र लिखा गया। एफआईआर रजिस्टर हुई है, हाँ या ना? अमित जी एक बात बताइए, नहीं, एफआईआर रजिस्टर हुई, हाँ या ना? हुई? जो नाम लिया गया उस प्रकार से ट्रांसफर हुई क्या? जिस संदर्भ का एफआईआर रजिस्टर हुई उनके खिलाफ जो ये गोलमाल कर रहे थे, सवाल मेरा ये है। क्या उस पहले ट्रांसफर हुई क्या? पहले ट्रांसफर हुई क्या वो बताइए। महेश जी, ट्रांसफर हुई है क्या? महेश जी, आप ही ने मिलान करा। आप महेश तपासे आप ही ने बोला कि 2017 में भी हुआ था। आपने 2017 को कोट करा, हाँ या ना? हाँ, कोट करा आपने। मैंने बोला 2017 में एफआईआर भी हुई थी। आपने एफआईआर रजिस्टर करी, हाँ या ना? में बताइए। अमित जी आप पूरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको सुनूंगा महेश जी। हमारी पूरी बात नहीं सुन रहे महेश जी। आपने पूरी बात बोली नहीं। आपने चिट्ठी की एक लाइन पढ़ी, 5 लाइनें भूल गया। तो मैंने याद दिलाया कि उस चिट्ठी के अंदर ही लिखा है कि 2017 में एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी। आपने मिस करा उसको। हो सकता है भूल गए हो। मैं ये आप पे आरोप नहीं लगा रहा कि आपने नहीं बोला, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो। मेरा याद दिलाना फर्ज था। बोलिए। मैं सिलेक्टिव चीजें नहीं बोलता अमित जी, मैं सिलेक्टिव चीजें नहीं बोलता। मैं आपको वही। अच्छा, ये इस चिट्ठी में है कि नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर हुई थी तब? अरे सुनिए, 2017 में एफआईआर रजिस्टर हुई थी कि नहीं हुई थी, हाँ या ना? का मौका दीजिए। आपके 2020 में एफआईआर रजिस्टर हुई कि नहीं हुई का मौका तो दीजिए। अच्छा बोलिए। आपके इतने बड़े चैनल पे बोलने का एक मौका तो अरे बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा तो हमसे प्रेम कीजिए। 1 मिनट का मौका दीजिए। आपसे बड़ा प्रेम है सर। रश्मि शुक्ला जी जो थैंक यू, मैं बहुत आभारी हूं आपका। रश्मि शुक्ला जी जो एसआईडी कमिश्नर हैं, उन्होंने इस जो भी अभी चिट्ठी सामने आई है उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लॉबिस्ट 2017 में थी, उसके संदर्भ में एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद यहां पे ट्विस्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, ये भी आप देखिए। उन्होंने कहा कि यहां पे लॉबिस्ट के लोगों के नाम है, वहां पे रिकॉर्डिंग्स है और इस प्रकार से पोस्टिंग हुई और इस प्रकार से पोस्टिंग होने की वजह से वहां पे रश्मि शुक्ला जी का तबादला किया गया। यहां पे हमको आक्षेप है। हमारा आक्षेप कहां पे है? यहां पे आक्षेप है। रश्मि शुक्ला जी का तबादला इसलिए नहीं किया गया कि यहां पे उन्होंने ये चीज ओपन करी। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के लॉबिस्ट के सुझाव के अनुसार कोई भी पोस्टिंग नहीं की। पुलिस के अधिकारियों की जो पोस्टिंग होती है वो पुलिस एस्टैब्लिश बोर्ड के माध्यम से होती है, जिसके मुखिया गृह सचिव खुद होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होम ये खुद होते हैं। उसके ऊपर डीजीपी एक मेंबर होता है, उसमें डीजी एंटी करप्शन भी मेंबर होते हैं। वो सारी छानबीन करने के बाद पूरी लिस्ट बनाते हैं, जिसको मान्यता महाराष्ट्र की कैबिनेट देती है। आप 30 सेकंड अगर और बोलना चाहते हो तो बोल लें। अब आप अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं गौरव भाटिया और किशोर जी के पास चलूंगा। आपने अभी बड़े ईमानदारी से बातों को बोला। आपने बोला देखिए वो चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के अंदर 2017 वाली एफआईआर वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी। आप कह रहे हैं कि एडिशनल सेक्रेटरी होम को श्रीराम कुंते साहब को ये चिट्ठी लिखी गई थी, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र एसके जायसवाल साहब ने लिखी थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे हैं देखिए लॉबिस्ट ने सजेशन दिए होंगे। आपके लिए ये ऑफेंस नहीं है कि कुछ लॉबिस्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग किस अनुसार होना चाहिए। आपने बोला लेकिन उनके अनुसार हुआ कुछ नहीं है। अब ये तो जांच में पता लगेगा किसके अनुसार क्या नहीं हुआ, क्योंकि परमबीर सिंह ने तो बोला कि 100 करोड़ का ठेका तो सचिन वाजे को ही दे रखा था। 100 करोड़ का मुंबई में वसूली का ठेका तो सचिन वाजे को ही दे रखा था। ये तो परमबीर सिंह ने बोला, जिस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए अभी। लेकिन देखिए हर चीज को परत दर परत दबाने से चीज दबेगी नहीं। लेकिन क्या महेश जी, मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं, मेरे सवाल का बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या बिल्कुल एफआईआर ना रजिस्टर करके और तब जब गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी, जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी थी, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, ये मामले को दबाने के पीछे क्या कारण था? क्या कोरोना के इस टाइम में उगाई की दुकान चल रही थी? आरोप ये लग रहे हैं कोरोना के इस वक्त में जब आम आदमी मर रहा था तब महाराष्ट्र के अंदर वसूली का टैक्स लग रहा था। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझिए
कि परमबीर सिंह साहब ने जिस प्रकार के आरोप लगाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल किए, अब वो मैटर सब जुडिस होने के बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वो एविडेंस के आधार पे आएगा, आरोप के आधार पे नहीं आएगा। अगर वहां पे किसी प्रकार का एविडेंस है तो जरूर वो पेश किया जाएगा और उस एविडेंस के तहत जो भी निर्णय आएगा उसको महाराष्ट्र की महाविकास सरकारी आघाड़ी सरकार उसका स्वागत करेगी, उसको अमल में लाएगी। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि जो फिरौती की जा रही है या वसूली की जा रही है, ठीक है, मीडिया में बात करने के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट एविडेंस के तहत दिए जाते हैं। मैं तो बिल्कुल कभी हवा में कोई बात करता नहीं, मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो पब्लिक डोमेन के अंदर है, ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आ गई है। अब रश्मि शुक्ला वाली, ये रश्मि शुक्ला वाली चिट्ठी भी पब्लिक डोमेन में है। श्री कुंते साहब को भी जो चिट्ठी लिखी एसके जायसवाल ने, वो भी पब्लिक डोमेन में है। परमबीर सिंह के आरोप भी पब्लिक डोमेन में है। और मुख्य और गृह मंत्री ने जो जवाब दिया वो भी पब्लिक डोमेन में है। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है इस समय। शरद राव पवार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल डोमेन में है। संजीव भट्ट की भी पब्लिक डोमेन में है, वंजारा जी की भी पब्लिक डोमेन में है। आपने क्या क्या किया वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो वो सब चीजें छोड़ दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो लॉबिस्ट के संदर्भ में जो नाम रश्मि शुक्ला जी ने दिए थे, क्या उन लोगों के रिकमेंडेशन के हिसाब से पोस्टिंग हुई है क्या, वो देख लीजिए ना। अगर नहीं है तो आरोप लॉबिस्ट नाम ले रहे थे, पोस्टिंग किसी की हुई नहीं है, इसलिए इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। गौरव भाटिया। अमित जी, बहुत ही ध्यान से मैं सुन रहा था अभी तक एनसीपी के प्रवक्ता की बात, और आज देश की जनता और महाराष्ट्र के नागरिक क्या कह रहे हैं आपको मालूम है? वाजे 100 करोड़ का ठेका लेके बैठे हैं, मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है, परमबीर सिंह आईपीएस ऑफिसर सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और बड़े आरोप लगाते हैं, और अब रश्मि शुक्ला जी की चिट्ठी। अरे ये सरकार है या अपराधियों का अड्डा? हत्या, फिरौती, वसूली, एंटिलिया के बाहर फुलझड़ियां रखना इनके हिसाब से शर्म नहीं आती इनको? और ये हुआ क्यों है मैं आपको बताऊं। आज शिवसेना शव सेना है, शव है, उनकी सांसें रुकी हुई हैं। उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है अभी तक, क्या इस पे आपने ध्यान दिया? और शरद पवार जी जैसा वरिष्ठ नेता जिसका हम भी सम्मान करते हैं, उनसे झूठ बुलवा लिया जाता है। अनिल देशमुख, उनकी एक झूठी रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि उनको कोविड हो गया। तो आपने बिल्कुल सही बात उठाई, कोविड वायरस से ज्यादा खतरनाक ये महा वायरस अघाड़ी है। और ये वायरस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। कांग्रेस के लिए तू जहां जहां चलेगी तेरा वायरस साथ होगा। वायरस ऐसा साथ होगा करप्शन का, भ्रष्टाचार तो होना ही होना अगर कांग्रेस आएगी। और इसी वजह से आप देखिए आज एनसीपी ऐसे बेतुके तर्क दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय में गौरव एक आईपीएस ऑफिसर अगर हलफनामा एफिडेविट मैंने महेश त्रिपाठी से सवाल पूछे, उनका तर्क सबसे बड़ा यह है जिन ट्रांसफर पोस्टिंग को कोर्ट किया जा रहा है वो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए नहीं है, हालांकि जांच में सामने आएगा, फिर हाय तौबा क्यों? मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए गौरव जी। मैं तीनों बातों पे उत्तर देता हूं। जी मैं तीनों बातों पे आपका उत्तर देता हूं, इंतजार कर रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं बड़ी बात आपके चैनल पे उठा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और हलफनामा साथ में लगता है। ये जो सारे तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे हैं परमबीर सिंह ने, अगर ये झूठे निकले उनकी वर्दी चली जाएगी, उनको सजा हो सकती है इंडियन पीनल कोड सेक्शन 195। तो कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने वहां पे एक पिटिशन डाली है। ये कहते तबादले हुए नहीं या 80% हुए। मैं इनसे कहूंगा अगर 1% तबादले भी इस तरह से वसूली करके हो रहे, क्या ये अपराध नहीं है? और इन्होंने एक बात कही कि सर्वोच्च न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन एक चुनी हुई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर संज्ञेय अपराध के प्रमाण सामने आते हैं और रश्मि शुक्ला जी खुद कहती हैं तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आपने नहीं करी। और दो बातें मैं और बता दूं रश्मि शुक्ला जी के पत्र से जो आई हैं। उन्होंने कहा जो
तथ्य और प्रमाण सामने आए हैं। ठीक है गौरव महेश को जवाब देने का मौका देते हैं। आपने कई सारे होनी चाहिए पॉइंट को उठाया है। गौरव मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, आप 15 सेकंड और लीजिए, देन महेश बोलते रहे, मैं सुनता रहा। नहीं बिल्कुल, आपने आराम से सुना, लेकिन उसके बाद महेश जी का जवाब जरूरी है क्योंकि सरकार में वो है। बिल्कुल वो बोले। देखिए, और इसी पत्र से एक और बात सामने आती है, जो बात आपने नहीं उठाई उन्होंने नहीं उठाई। ये जो फोन टैपिंग हुई उनका पत्र कहता है, और मैं कोट कर रहा हूं, फोन टैपिंग अगर टेलीफोन सर्विलेंस हुई विद ड्यू रिगार्ड टू एस्टैब्लिश प्रोसेस, इसका मतलब जो प्रक्रिया है उसका पालन हुआ। और देवेंद्र जी ने जो बात उठाई है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने ये फाइल थी, उनको जानकारी थी, फिर भी उगाही और वसूली चल रही थी। ऐसा क्यों है? यह भ्रष्टाचारी सरकार है। और झूठ बोले कौवा काटे, कौवा आज कह रहा है मैं थक गया हूं, मैं कितना काटूं इन भ्रष्टाचारियों को। ये तो रोज उगाही। ठीक है महेश, इनको कोविड वायरस की चिंता नहीं, आम आदमी की जान की चिंता नहीं, केवल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। महेश एक और बात हुई जो कि शरद राव पवार साहब का बहुत सब लोग सम्मान करते हैं, एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नलिज्म करियर आल्सो आई इंटरव्यूड हिम। तो शरद राव पवार साहब ने एक बात बोली कि देखिए वो तो क्वारंटाइन थे और उनको कोविड हो गया था, हुआ होगा, और वो क्वारंटाइन भी हुए होंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये तो खुद एनसीपी ने माना कि हाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काफी पत्रकार बंधु आ गए थे तो इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन वो एक सिल्वर जुबली ट्रैवलर लिमिटेड नागपुर एयरपोर्ट का पैसेंजर मैनिफेस्टो भी सामने आया है, और उसके अंदर श्री अनिल देशमुख जी, श्री गौरव चतुर्वेदी जी, मिसेस पूजा देशमुख जी, मिस्टर वैभव तुमने जी, मिस्टर उज्जवल बोयर जी, मेघराज बोरा जी, राजा हरले जी, स्वधा दुबे जी, ये तमाम लोग जिसका मैं डॉक्यूमेंट भी चला रहा हूं, ये तमाम लोग फ्लाइट लेके चार्टर्ड से वापस भी आ रहे थे। क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, और अफसरों से मिल भी रहे थे, और अफसरों से मिल भी रहे थे। बिल्कुल नहीं, एक अफसरों से नहीं मिल रहे थे, यहां पे आप गलत है। पहली बात आपकी बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई गलत नहीं है। ये आरोप है बीजेपी का कि अफसरों से भी मिले हैं। अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो मैसेज भेजा, उस वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक मैं एलेक्सिया हॉस्पिटल नागपुर के अंदर कोविड के ट्रीटमेंट की वजह से दाखिल था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के बाहर निकला तो बहुत सारे मीडिया के लोग, क्योंकि वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, तो अपने नेता को, अपने शहर के लीडर को, हर मीडिया के लोग आते हैं। अगर आज विरोधी पक्ष में या कोई भी पार्टी का लीडर अगर कोविड से रिकवर हो रहा है तो वहां पे मीडिया के लोग जाके उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए शुभ चिंतन करते ही है। ठीक है, वहां पे मिले, मीडिया से बातचीत की, उसके संदर्भ में एक नेगेटिव न्यूज भी आई कि मीडिया वहां पे जाके क्यों मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो न्यूज है। और उसके बाद सम्माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई आए, ये उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में कहा है। ही इज नॉट हाइडिंग एनी एविडेंस, ही इज नॉट सेइंग दैट आई स्टेड बैक इन नागपुर, ही सेड दैट आई हैव टेकन अ 8 लोगों के साथ आए वो। अरे 5 लोग चार्टर्ड फ्लाइट आए भाई, चार्टर्ड फ्लाइट से आए, थोड़ी ना 200 लोगों को लेकर आएंगे। 200 लोगों, अगर 200 लोगों की फ्लाइट से आते तो कितने लोगों की लगता? उनके परिवार के लोग थे। पूछिए इनसे, क्या फालतू बात कर रहे हैं यहाँ पे? उस फ्लाइट में 8 लोग थे और 2 पायलट। परिवार की एक परिवार नहीं होता है। कोविड में परिवार के सदस्यों को भी क्वारंटाइन होना पड़ता है, गाइडलाइन पढ़िए आप। और ये वही अनिल देशमुख है, बताइए ना, कोविड के समय में अनिल देशमुख हॉस्पिटल में कोविड के वजह से दाखिल हुए, उसको आप देखिए। गौरव जी ऐसे बात मत कीजिए। गौरव जी, आई नो यू आर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आप हर चीज को बहुत अच्छे से घुमा फिरा के बोल सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा आप तेज हैं, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मुझे एक बताइए, अब अनिल देशमुख की बात ही नहीं है, मैं बड़े प्यार से तो थे, उसका मेडिकल एविडेंस है ना। अच्छा, मैं आपके किशोर तिवारी के पास जाता हूं। अब देखिए महेश तपासे और गौरव भाटिया, आपने दोनों ने अपनी बात को रखा, मैं किशोर तिवारी के पास जाता हूं। किशोर तिवारी, पहले तो सारी जो तोप का मुंह था वो शिवसेना की ओर था, लेकिन बहुत आराम से ये एनसीपी की तरफ चला गया। इतना स्मार्टली आप लोगों ने हैंडल कैसे करा? नहीं ऐसा, महाविकास आघाड़ी एक संघ है और बीजेपी का जो प्लान है कि इसको डिस्टर्ब किया जाए, इसमें तो यश नहीं आएगा। अब अनिल देशमुख, मैं भी नागपुर से ही आता हूं, तो अनिल देशमुख जब बीमार थे
वो फुल्ली रिकवर होने के बाद, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उनका डिस्चार्ज हुआ। नहीं, वो बिल्कुल वो बात आपकी मैं मान रहा हूं कि वो फुल्ली नेगेटिव आने के बाद उन्होंने दिखाई होगी, लेकिन ये रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नहीं है ये, और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं ये तो महाराष्ट्र वसूली आघाड़ी बन गई है, ये वसूली का काम करती है। पहले 100 करोड़ रुपए का मामला सामने आया, अभी वो खत्म ही नहीं हुआ था, तो अब ये दूसरी चिट्ठी सामने आ गई है। वो क्या रहा है? गोलमाल, अमित देवगन गोलमाल के फिल्म आई थी, लेकिन ये तो राज्य में गोलमाल हो रहा है। अमित देवगन जी, मेरी बात सुनो कि मैं उस सरकार का भी हिस्सा था। 2017 में भी ऐसे 8-10 दलाल पकड़े गए थे। और मेरी बात सुनो तुम, 2018 के अंदर यही सुबोध जायसवाल ने 100 करोड़ की उगाही की, ऐसे आरोप भी लगे थे। देखो, पिछली सरकार में भी दलाल सक्रिय थे और इस सरकार में भी दलाल सक्रिय थे। ऐसे जब तथ्य सामने आए तो हमने किशोर जी, तो फिर आपको भली भांति याद होगा कि 2017 में जब ये भांडाफोड़ हुआ था, उसके बाद FIR रजिस्टर हुई थी, कार्रवाई हुई थी। मैं जानना चाह रहा हूं 25/8/2020 को जब ये मामला सामने आया और 26/8/2020 को जब इस पूरे मामले को श्री कुंते साहब को बताया गया और ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष गया, क्या कार्रवाई हुई? कृपया करके देश को जानकारी दीजिए। हाँ, ऐसी कार्रवाई की गई कि जो रिकमेंडेशन है और मेरिट पर ही किया गया, और जो करप्ट दलालों के खिलाफ का अभी आप खुद मान रहे हैं, आप भी किशोर जी, कैसी बात, अभी आपने खुद माना कि दलाल सक्रिय उस सरकार में भी थे, इस सरकार में भी है, तो इस सरकार में जो दलाल सक्रिय थे उन पे कार्रवाई क्या करी आपने? मैं सवाल पूछ रहा हूं ये। अरे वो उन्होंने पैसे खाए होंगे तो उनकी मर्जी की ट्रांसफर ही नहीं की, तो कार्रवाई क्या करी? नहीं, लोग प्लांट कर रहे हैं, ऐसा फोन रिकॉर्ड में आ रहा है, ऐसा दस्तावेजों में आ रहा है, और सरकार कह रही है कि कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे जब कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। किसने पैसे दिए ही नहीं, वो कह रहे थे कि हम तुमको जमा देंगे, कोई FIR भी रजिस्टर होनी चाहिए। वो अधिकारी तो कबूल करे। एक मिनट, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी, आपको गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलने वाला नहीं है तुम्हारा कुछ भी। गौरव भाटिया, तुम्हारा कुछ भी चलने वाला नहीं है, सरकार नहीं बनती। गौरव भाटिया जवाब। शांत कराइए, शिवसेना के प्रवक्ता को शांत कराइए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, आपने अमीर जी एक बात कही थी, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि महाराष्ट्र की तिजोरी एक, लुटेरे अनेक। तीनों पार्टियां लूट रही है जनता का रुपया। मैं तिवारी जी से पूछता हूं, अरे मैं उद्धव ठाकरे कहाँ है? ट्रेन बताऊं, कुछ बोलना चाहते हैं? बताऊं, बीच में मत बोलिए, समृद्धि मार्ग बताऊं, बीच में मत। देखिए, पहली बार तिवारी जी बोलूंगा, अरे तुम तो दुनिया दूसरी बार नौटी बाबा बोलूंगा। इज्जत बनाए रखिए। अरे तुमने इज्जत बनाए रखिए अपनी। अरे नौटी बाबा नहीं बुलाना चाहता मैं। तिवारी जी, मेरी बात सुनिए। तुमको लोगों ने आपको मालूम है, बाला साहब ठाकरे शेर छोड़ के गए थे, तुम है ना, आज आप शिवसेना के चूहे बन गए हैं। करप्शन किया, ठीक है, नहीं दहाड़ सकते, मुझे मालूम है, कम से कम चूहे की तरह मैं तुम्हारा थोड़ा करप्शन गिना दूंगा। दीजिए। अरे ये 100 करोड़ नहीं है, 10,000 करोड़ वाले। नौटी बाबा, FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? दिल्ली में रहते अरे हो। किशोर जी, क्या बोल रहे हो? ये 100 करोड़ वाला नहीं है, 10,000 करोड़ वाले। यानी आप कह रहे थे कि जिस सरकार में पहले सम्मिलित थे वो 10,000 करोड़ कमाती थी, अब आप जिस सरकार में अभी वो 100 करोड़ तक ही पहुंची है। ये क्या बोला अभी आपने? एक सेकंड किशोर जी, अभी आपने क्या? एक सेकंड गौरव भाटिया रुकिए, 10 सेकंड। गौरव भाटिया 20 सेकंड रुकिए। किशोर जी, अभी आपने क्या बोला? ये 10,000 करोड़ वाले, जिस सरकार में आप भी शामिल थे, वो 10,000 करोड़ कमाती थी, अभी ये वाली सरकार 100 करोड़ तक ही पहुंची है। इसका मतलब ये है क्या? आरोप है, समृद्धि मार्ग में पैसे खाए आरोप है, मेट्रो ट्रेन में पैसे खाए आरोप है। अच्छा, गौरव भाटिया आपकी टर्न। पैसे खाए ये आरोप है। ये क्या हो गया? गजनी बन गए क्या? अरे गजनी बाबा, नौटी बाबा, ये मालूम है, नौटी इनके सब बिल्डर दोस्त है। भूल गए सरकार का हिस्सा थे तुम। अरे इनकी तो बिल्डरों की सरकार थी। गजनी बाबा, पार्टियां आ जाते हैं, गजनी बाबा चूहे शिवसेना, सोनिया सेना के नक में भरे हुए हो। सरकार के तो पानी बेच के खाते हो।
और 2017 पानी बेच के खाते हो, पानी बेच के, और 7 अरेस्ट। अरे तुम तो पानी बेच के खाए। अरे बम्बई में पानी बेच के खाते हो, आपको नहीं पता? अरे बम्बई में पानी बेच के खाते हो। अरे अरे गौरव भाटिया, बम्बई में पानी बेच के खाते हो। इतने करप्ट लोग हो और यहाँ पर नैतिकता की बात करने आ गए। क्या नैतिकता की बात करने आ गए? तुमको क्या लगा मैं कांपते हूँ? तो तुम्हारी बात को सांप सूंघ गया, तुम्हारे कांपते समझिए मुझे, तो तुम्हारी इज्जत करेगा। कौन सा सांप? अरे तुमने कितने पैसे महापोर्टल का गुलाम मालूम है? चूहे बन गए। अरे महापोर्टल का मालूम है क्या तुमको कि ये भ्रष्टाचार? एक एक करके पब्लिक भी देख रही होगी, बोले कि हमारे नेता कैसे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पैसे खाता है, वो कहता है वो पैसे खा रहा है। लेकिन इस समय मैं रश्मि शुक्ला की जो चिट्ठी है, जो एसके जायसवाल की चिट्ठी है श्री कुंते जी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो तत्कालीन थे 2020 अगस्त के महीने में, उनको, वो दोनों चिट्ठियां बहुत बड़ी हैं और मुझे लगता है कि विषय का विषयांतर नहीं करना चाहिए। इस समय किशोर जी, हम मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुंबई के पानी की बात नहीं कर रहे, हम इन दो चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। हम जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए हैं 100 करोड़ रुपए की वसूली के, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, सचिन वाजे के शिवसेना के साथ, एक सेकंड किशोर जी, ईमानदारी से जवाब दीजिए, सचिन वाजे के शिवसेना के साथ रिश्ते थे कि नहीं थे? हाँ या ना? किसके? सचिन वाजे के। हाँ, वो 2008 में हमारा प्रवक्ता बना था। फिर तो सचिन वाजे को रीइंस्टेट किसने करा? सचिन वाजे को रीइंस्टेट किसने करा था? बताइए, इस बात का भी जवाब दीजिए। और किसके कहने पे हुआ था? सचिन वाजे रीइंस्टेट किसके कहने पे हुआ था? मुझे नहीं मालूम। वो तो कैसे हो गया? परमवीर का साथी था, परमवीर ने उसको लेके आया और मेन किसके कहने के ऊपर? परमवीर सिंह को सपना आया कि सचिन वाजे एक अफसर, एक सस्पेंडेड एपीआई वहां पे पड़ा हुआ है, उसको मैं लेकर आ जाऊं? कैसी बातें करते हैं आप? और क्या कारण दिया गया और कितने अफसर आए जब सचिन वाजे को घुसाया गया दोबारा मुंबई पुलिस के अंदर, और उसका इतना रसूख था कि वो डायरेक्ट कमिश्नर के साथ डील करता था, वो डायरेक्ट गृह मंत्री के घर जाता था, उसका इतना रसूख था। एक रैंक में एपीआई है और एपीआई कमिश्नर से डील कर रहा है। किसी भी आप पुलिस के अधिकारी से पूछेंगे तो बोलेगा ये कैसे हो सकता है? और यही तो गलत काम कर रहा था परमवीर ने सरकार को बदनाम कर दिया। परमवीर तो बहुत भ्रष्ट निकला, वो तो बीजेपी पे जाके मिला। कौन करेगा कार्रवाई? कौन करेगा? ना कार्रवाई सरकार हमारे कस्टडी में है ना, वो भी आपने सस्पेंड कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है किशोर, आपने अपनी बात को रखा। क्या डीजी है वो अभी भी? किशोर, अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया को 30 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया को 30 सेकंड दीजिए। गौरव जी, अरे वो नॉनसेंस बोलते। देखिए, वो नॉनसेंस बोलते। देखिए, आप भी किसी प्रवक्ता को किशोर जी नॉनसेंस नहीं बोल सकते। आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखेंगे। अरे ये नोटी है, नोटी वसूली मास्टर। बीच में बोलोगे ना, ठीक कर दिए जाओगे। वसूली मास्टर, चुप करिए। देखो, मेरा अपमान कर रहे, मैं इनको कोर्ट में लूंगा, इनको कोर्ट में लूंगा, इनको मैं कोर्ट में लूंगा। अरे जाओ, अमित देवगन, इनका आवाज कम करो, इनका आवाज चुप करो। मेरा अपमान कर रहे हैं। जाने दो, अमित अपनी बात कह लूं तो तुम्हें मत करे प्लीज। 100 करोड़ की नोटिस दूंगा, मैं ठीक करता हूँ। मैं 100 करोड़ की नोटिस दूंगा। इस अभद्र आदमी को, सुधर जाओ, पाखंडी को मैं नोटिस दूंगा। आपके चैनल पर इसने मेरा अपमान किया, मुझे नोटी बोला, मुझे वसूली वाला बोला। तुम्हारा मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, मैं इसके खिलाफ में कोर्ट जाऊंगे, आर पार की लड़ाई कार्रवाई करो। अभद्र आदमी, जनता आज बातें करते हो, मंत्री है जो बाहर नहीं निकलते। देखिए, भाषा की दोनों तरफ से मर्यादा रखी जाए, मेरा निवेदन है। देखिए, आप भी नॉनसेंस ना बोलिए और भाषा की मर्यादा रखी जाए, मेरा निवेदन है। मैं अब आलोक मेहता को लेकर आता हूं चर्चा में, वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक जी। गौरव, मैं आपके पास वापस आऊंगा। गौरव, मेरा वादा है मैं आपके पास। गौरव, अब अपनी बात को 40 सेकंड रख लीजिए। गौरव, अब अपनी बात को 40 सेकंड रख लीजिए, देन आलोक मेहता। बोलिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए किशोर जी, आप भी बीच में मत बोलिए। गौरव, आपके बीच में नहीं बोले थे जब आप पहले बोल रहे थे। मेरा निवेदन स्वीकार करिए किशोर जी, वरिष्ठ हैं आप भी, प्लीज। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए, बड़ा दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कभी सोनिया सेना बनी, कभी शव सेना बनी, और आज एक शब्द
मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं। और किस तरह की बात कर रहे हैं ये शिवसेना के प्रवक्ता, ये खुद सरकार का हिस्सा थे, तो ये कह रहे हैं कि शिवसेना की जो सरकार थी जिसका ये हिस्सा थे वो भ्रष्टाचारी थी। 2017 में एफआईआर हुई, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, यही फर्क है। कांग्रेस का जब वायरस इनको लगा भ्रष्टाचार का, तो शिवसेना सोनिया सेना से शिवसेना बन गई। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कि वो शांत हैं, जब वहां पे वर्दी से वसूली जो कराई जा रही है वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा कराई जा रही है, इस सरकार द्वारा। ऐसा सरकारी वसूली तंत्र आज तक कभी लोकतंत्र में नहीं देखा गया। नीचे धन्यवाद जी। अब मैं आलोक मेहता का रुख करता हूं। कार्यक्रम को करीब 27 मिनट हो गए शुरू हुए। आलोक जी, मेरा बड़ा सवाल है, बिना आग के तो धुआं नहीं होता। रश्मि शुक्ला की चाहे चिट्ठी हो, चाहे एसके जायसवाल साहब की चिट्ठी हो, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, 30 मिनट बाद मेरा नंबर आया, 3 मिनट दीजिएगा खाली। एक बात कहूंगा, भारतीय राजनीति में इससे बड़ा बवंडर, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, हम और आप फैसला नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए कहूंगा मीडिया, अमीश देवगन कोई फैसला नहीं कर सकते, आलोक मेहता नहीं कर सकते, भाटिया जी भी सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। नंबर 1, देखिए एनएन वोरा की कमेटी की रिपोर्ट आज तक पब्लिक में सार्वजनिक नहीं हो पाई ऑफिशियली, उसके कुछ अंश बात सुनने को मिले। ये पहला मामला है जब सिटिंग लोग, डीजी हर डिपार्टमेंट के सिटिंग लोगों की रिपोर्ट, मैंने अफसरों की, आईए पुलिस सेवा के ही अफसरों की, उनकी रिपोर्ट, उसके बाद एक बहुत बड़ा आतंकवादी जिसको कहना चाहिए प्रयास, देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने ले जा करके विस्फोट की तैयारी का, जो भी चाहे वो लेन देन के लिए था, धमकाने के लिए था, या किसी के इशारे पर भारत में एक बड़ा विस्फोट करने की तैयारी थी। ये इसलिए भारतीय पुलिस के लिए, ये महाराष्ट्र और पार्टी एनसीपी और शिवसेना का मामला नहीं है, कांग्रेस या बीजेपी का मामला नहीं है। पूरे विश्व में भारत के उद्योगपति, कोई अंबानी का नाम ऐसा नहीं कि अमेरिका में लोग नहीं जानते या घाना में नहीं जानते, उनके यहाँ पर जो हमले की कोशिश हुई, उसके संबंधित आदमी की हत्या, पुलिस के आदमी आज भी अंदर से है, उसका अदालत उसको फांसी देगी नहीं देगी वो अलग अपना मामला है, चलता है, हमारे देर होती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई बम कांड हुआ था, उस तरह से पुलिस के कैसे लोग दाऊद इब्राहिम को उसी समय, जो समय एनसीपी के लोग सत्ता में हैं, उस समय वो सत्ता में थे तो दाऊद इब्राहिम भागा, उसके आरोप आज तक लोग मानते हैं कि किसके साथ गठबंधन था। आज भी लगता है कि इसके तार दाऊद से जुड़े हुए हैं। जो घटना हुई है और जो अफसरों के नाम की लिस्ट आ रही है, ऑडियो को जांच कराएं, वीडियो की जांच कराएं, मीडिया को ताला लगवा दें। शरद पवार जी या उद्धव ठाकरे जी तो एक शब्द नहीं बोले, एक मुख्यमंत्री राहुल गांधी एक शब्द बोला क्या उद्धव ठाकरे एक शब्द बोले? उनका बेटा जो मंत्री है बोला? उनकी सरकार यदि खतरे में है, यदि बीजेपी का षड्यंत्र, आप जेल भेज दीजिए। आप सत्ता में थे और तब वो 10,000 करोड़ कमा रहे थे। अमीर जी, आप तो इकोनॉमिक चैनल के सबसे बड़े एडिटर हैं, आप ये बताइए 100 करोड़ महीना साल भर में कितना हो गया? आप ज्यादा जोड़ सकेंगे, 1200 करोड़ और यदि 5 साल सत्ता में रहे कितना हो जाएगा? तो हिसाब ठीक बता रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ये पैसे की कमाई करना चाहते हैं और इसीलिए 100 करोड़ का डायरी भी मिल गई है। तो मैं कह रहा अदालत फैसला करेगी, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए, शरद पवार को इस्तीफा देना चाहिए और फिर क्लीन होकर आना चाहिए। अडवाणी जी ने क्या किया था, हवाला में नरसिंह राव ने क्या किया था, सारे मंत्रियों के इस्तीफे हुए, इंक्लूडिंग नरसिंह राव का खास आदमी जो थे विद्याचरण शुक्ला, उनका भी इस्तीफा लिया गया। आज इतनी शर्म नहीं आ रही है? भारत का नाम कलंकित होने के बाद आप कहते हैं कि हम जांच करेंगे। अरे इस्तीफा दे दिए, जांच के बाद आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बन जाए, जांच से निकल करके आ जाए। अडवाणी जी बाद में वो प्रधानमंत्री बने थे ना, क्यों शर्म आ रही है इस बात के लिए? शिवसेना का नाम लेते हैं, हिंदुत्व का नाम लेते हैं। किस महात्मा गांधी है हिंदू का आदमी कहता है राम राज्य में इस्तीफा नहीं दूंगा? भगवान राम ने यह कहा था, या शिव जी ने रावण को दिया था, तो आप रावण बन जाइए, रावण सेना कहिए ना अपनी पार्टी को। वाई यू ब्लेम शिवसेना? भगवान शिव का नाम बदनाम मत करिए, गांधी का नाम बदनाम मत करिए।
ओके, मैं शिवसेना के नेता कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं किशोर जी, देखिए आलोक जी की बात का भी आप जवाब दीजिए। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि नवनीत राणा जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिपेंडेंट, उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो सदन में भी बोल रही थी तब अरविंद सावंत जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने उनको धमकाया, और जिस सिलसिले में उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री अमित शाह को भी एक चिट्ठी लिखी और क्लियर कट बोला कि मुझे धमका। और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वहां बैठे थे जो सुन रहे थे ये सब कुछ। क्या आपको लगता नहीं है कि ये धमकाना, धमकी देना वाकई बहुत खराब चीज है? आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर? सदन के बाहर गलियारी में धमकी दी गई। और आलोक जी की बात का भी जवाब किशोर जी। देखो, आलोक जी ने जो बोला, उनका मैं गंभीरता से लिया हूं, क्योंकि आलोक जी ये एक सम्मानित पत्रकार है और उनको पहली बारी मैं उनके साथ आया हूं। देखिए, आलोक जी दिल्ली में रहते हैं तो उनको बंबई का मालूम नहीं। ये बंबई में जो बीजेपी सरकार है, ये शिवसेना का दूर जाना पचा नहीं सकी। तो बहुत सारे आलोक जी यहाँ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और जब तक पुलिस, अभी एनआईए आई है, एनआईए सारे तथ्य लेके आएगी और एटीएस भी तथ्य लेके आएगी। जो भी आरोपी है उनको शिक्षा होनी चाहिए, और इस प्रकार के जो भी जघन्य अपराध कर रहे हैं उनको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये पुलिस लोग अपनी डिफरेंशियल पोस्टिंग लेते हैं और अपने पैसे खाते हैं। ये सब चीजें कोई एक रात में प्रकट नहीं हुई है। भाजपा की सरकार थी तब भी हुई और पहले भी आरोप लगे थे। लेकिन यहाँ कोई तथ्य नहीं दिखे। आलोक जी और एक बात बोलूं, इन्होंने मेरे को पूछा कि नवनीत राणा को अरविंद सावंत ने कुछ धमकाया या कोई आरोप है, तो उन्होंने एप्रोप्रिएट फोरम पर कंप्लेंट की है और उसकी इंक्वायरी होगी। पर ऐसे सदन में सिर्फ महिला नहीं, एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धमकाना कि तुम सवाल मत पूछो, तुम्हें जेल भेज देंगे, क्या ये जायज है? ओके आलोक मेहता, आपने भी सदन को कवर किया है, मैंने भी सदन को कवर किया है। इस तरह का घटनाक्रम मैंने तो देखा ही नहीं देखा। आपने देखा है क्या कि फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धमका रहा हो कि सवाल मत पूछना, सवाल मत खड़े करना मेरी सरकार के ऊपर, नहीं तो जेल भिजवा दूंगा मैं। नहीं, ये देखो आलोक मेहता। अमित जी, किशोर जी 1 मिनट दीजिएगा। किशोर जी एक मिनट, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं जानता हूं आपको, बहुत समय से देखता रहा हूं, आप बहुत एक निश्चल व्यक्ति हैं। मैं आपको नहीं, आपको कोई आरोप कर रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी ने यदि षड्यंत्र किया, यदि जो इस समय कमिश्नर जिसको आपने हटाया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं कह रहा हूं भाई उसको भी आप सजा दे देते। 2017 से लेके आज तक में आपने परमवीर को भी आप सजा देते तो कौन बीजेपी यदि बचाती? आप तो ये बताइए, वो तो फडणवीस तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने फोन करके कहा कि वाजे को रख लीजिए, जब उनकी सरकार थी तब नहीं रख पाए। वो 50 करोड़ वो तो तब कमा लेता, वाजे तो तब से कमाई शुरू हो जाती है, रख लेते उस समय। तो मेरा ये कहना है कि इसमें मत जाएं। आप भी ये मानते हैं, जब आप कह रहे हैं कि हाँ जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के में जाने दीजिए सब मामला। और शरद पवार जी तो खाली नेता वहां के नहीं है, मतलब वो पूरे गठबंधन के नेता हैं, कम से कम वही कहें भैया मेरा नैतिक, मेरी बहुत शर्म आ रही है, मैं इस्तीफा देता हूं। उनको देना चाहिए। उद्धव ठाकरे दे दे, अपने किसी को बना दे, अपने साथी को। मैंने कहा बीजेपी की सरकार बनाइए। आप देश को इतने गंभीर स्थिति में आप जो कर रहे हैं ये शर्मनाक है। और पार्लियामेंट में जो दिया गया वो तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि विशेषाधिकार समिति के सामने जाए, वरना लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो जेल भेज सकते हैं 3 दिन के लिए भी आपके सावंत को। जिसने एक महिला के साथ किया, पुलिस थाने में रिपोर्ट होने पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज सुबह भी ट्वीट किया, पार्लियामेंट में छोड़िए, सड़क पर भी यदि नवनीत जी को या किसी महिला को कोई भी नेता, अधिकारी, पत्रकार यदि धमकी देता है और पुलिस थाने में रिपोर्ट होती है तो पहले गिरफ्तारी होती, जमानत हो जाएगी अगले दिन, लेकिन गिरफ्तारी पहले होगी। धमकाना और महिला के साथ महेश तपासे भी कुछ कहना चाहते हैं, गौरव भाटिया भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करता हूं। नवनीत राणा ने जो आरोप लगाए और उन आरोपों के बाद जिस तरह से शिवसेना का रिएक्शन है, जिस तरह से एनसीपी का रिएक्शन है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2017 में 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 20
गौरव, देखिए, अंत में मैं केवल एक ही बात कहूंगा। मैं शिवसेना के प्रवक्ता को सुनता रहा जानबूझ के। आपने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, ये चोर चोर मुसेरे भाई, ये सब चोर हैं। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए गौरव, किया यही तो शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे थे और एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। अच्छा, आरोप आपकी पार्टी पे। ये लोग वसूली करें। आप सोचिए, 1200 करोड़ साल का एक मंत्री, अगर सारे मंत्री और सारे जितने पुलिस के आईपीएस अधिकारी हों वो कमाएंगे तो ये लाखों करोड़ का घोटाला निकलेगा। इतनी वसूली कर रहे हैं। जनता कोविड से लड़ रही है, हमारी प्राथमिकता उनकी जान बचाना है और इनका काम अपनी तिजोरी भरना है। आलोक मेहता, ये कितने सीरियस, मैं शिवसेना के प्रवक्ता का भी रुख करूंगा। आलोक मेहता, ये कितने सीरियस आरोप है और क्या आपको लगता है कि ये इनको सामान्य करके कारपेट के नीचे डाल सकता है, चद्दर के नीचे डाला जा सकता है? आलोक जी, देखिए अमीश जी, जैसा मैंने पहले कहा, निश्चित रूप से आज तो गृह सचिव को बाकायदा जो ऑडियो हैं, जो दस्तावेज हैं, वो केंद्रीय गृह सचिव को दे दिए गए। मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार गिरे, ये भी हम और आप नहीं चाहते, हम चाहते स्थायी सरकार रहे, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो पहले इस्तीफा दे दें, जांच होने दें। और इसी तरह से जिस तरह से आपने कहा कि इतना गंभीर मामला कभी नहीं हुआ है। एनसीपी ने तो साफ इनकार कर दिया। शरद राव पवार साहब ने बोला कि अनिल देशमुख के तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं इस समय खड़ा होता। एनसीपी भी यही कह रही है। नहीं तो यही तो उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना चाहिए कि भाई यदि आप, चलिए ये आपका विचार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन आज आर पार में निष्कर्ष यही है कि कुल मिलाकर किसी भी सरकार का इकबाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जब मामला सुरक्षा को हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो और भ्रष्टाचार के आरोपों का हो, तो निश्चित तौर पर सफाई आनी भी चाहिए और पाक साफ निकलना भी चाहिए, नहीं तो सरकार का इकबाल कमजोर पड़ता है।